नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की क्लास के करंट अफेयर्स की नोट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK और गिलगित बाल्टिस्तान को शामिल किया है अपने नक्शे के अंदर। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया। अर्थात अब इसे भारतीय जो मौसम विभाग है वह अलग से शो नहीं नहीं करता है। यह जो परिवर्तन है उत्तर पश्चिम भारत के जो दैनिक पूर्वानुमान है उसमें परिलक्षित होता है, और मौसम का जो पूर्वानुमान है जम्मू और कश्मीर के पूरे उपविभाजन के लिए दिया जाएगा, न कि विशिष्ट क्षेत्रों के। अर्थात जो भारतीय जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है केवल उसी के लिए न दे करके संपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए, संपूर्ण उपविभाजन के लिए अब मौसम पूर्वानुमान दिया जाएगा। यह जो परिवर्तन है लद्दाख की जो बदली हुई स्थिति है उसको भी दर्शाता है। साथ ही यह पाकिस्तान सरकार को एक अंतर्निहित संदेश देता है कि अब आगे से जो POK है उसी पर बात होगी, और अब उस पर जो भारत का वो जो हक है उसे वह प्रदर्शित कर रहा है। यह बदलाव पाकिस्तान सरकार के द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद में आया है। गौरतलब है कि जो 30 अप्रैल को पाकिस्तान की जो शीर्ष अदालत है उसने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक कार्यवाहक सरकार स्थापित करने और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कराने की सहमति दी थी। हाल ही में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्हें लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को मौजूदा 30 सदस्यों के साथ में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। इस समिति को पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। 1950 के बाद से यह समिति एक संसदीय समिति बन गई, जिसने एक गैर आधिकारिक अध्यक्ष के साथ लोकसभा स्पीकर के नियंत्रण में कार्य किया था, और 1967 से इस समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है। अब हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो जो लोक लेखा समिति है वह भारत सरकार के जो जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी व्यय होते हैं, उनकी लेखा परीक्षा करती है। और इसकी, जैसा कि आपको बताया गया, स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसके द्वारा की गई है। और इसके अंदर कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनके अंदर 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से और 15 जो सदस्य हैं वो लोकसभा से होते हैं। और 1967 तक इसके जो अध्यक्ष हैं वह सत्तारूढ़ दल से ही हुआ करते थे, लेकिन 1967 के बाद से व्यवस्था बदली गई और जो इसके अध्यक्ष हैं वे अब जो नेता प्रतिपक्ष या जो विपक्ष के नेता जिसे कहा जाता है उसे इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान देने की बात है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक है, हाल ही में जो सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया है। यह जो स्थापना दिवस है उनका 60वां स्थापना दिवस था, और जो BRO है उसका जो मुख्य कार्य है सीमावर्ती इलाकों के अंदर आधारभूत संरचना का विकास करना, और इस क्षेत्र के अंदर वह अग्रणी सरकारी संगठन भी है। यानी सरकार का एक ऐसा संगठन है जो सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जैसे रोड वगैरह, इसके अलावा जो पुल हैं, टनल्स हैं, इनका निर्माण करना और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका निर्माण करने का कार्य BRO का ही है। 1960 में इसकी स्थापना के बाद से यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसके द्वारा किए गए जो कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया है। इसकी और जानकारी हम प्राप्त करें तो ये जो है BRO वह भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के निर्माण का प्रबंधन करता है। साथ ही यह जो संगठन है वह अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका आदि में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी, जिसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब शांतिकाल के दौरान यानी जिस समय युद्ध नहीं हो रहा था उस समय BRO का जो प्रमुख कार्य है सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ का विकास व प्रबंधन करना।
इसका प्रमुख कार्य है। इसके साथ अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना, ये इसके कार्य हैं, जो कि शांतिकालीन यानी जब युद्ध की स्थिति नहीं होती है उस समय जो किए जाने वाले कार्य। लेकिन जब युद्ध काल होता है, जिस समय युद्ध चल रहा होता है किसी पड़ोसी राष्ट्र से, तो उस समय जो बीआरओ का प्रमुख कार्य है ओरिजिनल सेक्टर तथा रीडिप्लॉयड सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का प्रबंधन करना, साथ ही युद्ध प्रयास के दौरान सरकार के द्वारा सौंपे गए जो भी अतिरिक्त कार्य हैं उन्हें संपन्न करना, ये बीआरओ के प्रमुख कार्य हैं। हाल ही में जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय अमेरिकी को ओईसीडी में दूत के रूप में नामित किया है। 6 मई 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन के लिए अपना जो दूत नियुक्त किया है। मनीषा सिंह आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की राज्य सचिव थी और वह अब ओईसीडी में अमेरिका की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगी। उन्होंने आर्थिक विकास और पर्यावरण और ऊर्जा के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं अशोक माइकल पिंटो, उनको अमेरिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया है IBRD के लिए। इसके अतिरिक्त जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA दोनों ही विश्व बैंक का गठन भी करते हैं। इनके अलावा जो अन्य 3 महत्वपूर्ण सदस्य संस्थान हैं उनमें है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे इंटरनेशनल फूड कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और तीसरा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA। ये भी इसके अलावा 3 अन्य प्रमुख संस्थान हैं। अब OECD के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो यह एक OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यह विश्व व्यापार में सुधार और वैश्विक आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए 1961 में स्थापित किया गया था। और ध्यान देने की बात है कि भारत OECD का सदस्य नहीं है, जिसका कारण यह है कि भारत अभी भी एक विकासशील देश है और इस संगठन का जो गठन है वो विकसित देशों के द्वारा किया गया है और भारत को अभी भी संगठन के द्वारा निर्धारित मांगों और मानकों को पूरा करना है, अर्थात अभी भी वह उनकी जो शर्तें हैं उन्हें वह भारत अभी पूरी नहीं कर पा रहा है। कोरोना वायरस ग्लोबल रेस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जो ये सम्मेलन है इसकी जो शुरुआत है यूरोपीय संघ के द्वारा की गई थी और अमेरिका और रूस ने इस सम्मेलन के अंदर भाग नहीं लिया। और इस सम्मेलन के अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो चीन के राजदूत के द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो कोविड-19 विशेष रूप से टीके के विकास के अनुसंधान के लिए धन जुटाना, यानी कोविड-19 के लिए धन जुटाना और विशेष रूप से जो इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन के विकास और इसके निर्माण के लिए जो अनुसंधान चाहिए उसके लिए धन जुटाने का इसका लक्ष्य है। ये जो फंड है, यह फंड यूरोपीय संघ ने $1 बिलियन दान करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी दिया है। सऊदी अरब और जर्मनी ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया है और जापान ने 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक योगदान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस प्रकार से काफ़ी फंड इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर आ रहा है। इस फंड में से 4.4 जो बिलियन डॉलर है वो वैक्सीन विकास के लिए व्यय किए जाएंगे और 2.2 बिलियन डॉलर को उपचार के लिए खोज के लिए आवंटित किया जाएगा। 1.6 बिलियन डॉलर को कोविड-19 के परीक्षण के लिए आवंटित किया जाएगा। और अब बात करें इस सम्मेलन के मेज़बानी की, तो यह सम्मेलन की जो शुरुआत है वो यूरोपीय संघ के द्वारा की गई और यूरोपीय संघ के साथ में जो इसके अंदर जो सह मेज़बानी करने वाले अन्य देश हैं उनमें है कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, जापान और सऊदी अरब आदि जो ये कंट्रीज़ हैं इसके अंदर शामिल हैं जो इसके सह मेज़बानी करने वाले देश हैं। हाल ही में 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। यह मई महीने के जो प्रथम मंगलवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन 1998 के अंदर किया गया था।
अब हम बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की। तो जो अस्थमा है, जिसका दूसरा नाम दमा भी है, वह श्वसन संबंधित रोग है, यानी श्वास लेने के अंदर तकलीफ इसके अंदर होती है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, यानी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को यह रोग हो सकता है। इस रोग के अंदर पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी और छाती पर दबाव इत्यादि हो सकता है, क्योंकि ये जो रोग है अस्थमा, इसके अंदर जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो खांसी जो बलगम जमा हो जाता है और वो जो वायुकोश होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और ये श्वसन मार्ग में सूजन के कारण होता है। अस्थमा जो आनुवंशिक भी हो सकता है और पर्यावरण के कारण भी, यानी कि यह दोनों ही तरीके से हो सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर आनुवंशिक तौर पर भी यह बीमारी आ सकती है, तो किसी के अंदर पर्यावरणीय परिवर्तनों से, विशेष करके जो प्रदूषण है उसकी वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। पर्यावरणीय प्रदूषण और एलर्जेटिक कणों के कारण भी यह हो सकता है। हालांकि जो अस्थमा है उसका अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है, परंतु इसके विभिन्न तरीकों से इसे नियंत्रित किया जाता है। अस्थमा ट्रिगर करने वाले कारक, यानी अस्थमा को बढ़ाने वाले जो कारक हैं उनके अंदर मुख्य रूप से प्रदूषण के कारण होते हैं। इनसे दूर रहने के से इससे बचा जा सकता है कि यानी अगर कोई रोगी है अस्थमा का, तो उसे इन सब जैसे धूल धुआं या जो प्रदूषण है उस ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए। लॉन्सेट के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 2015 में ट्रैफिक से संबंधित मामलों के कारण प्रदूषण के कारण जो भारत के अंदर 3,50,000 बच्चे अस्थमा से पीड़ित थे और इस मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और 2015 के अंदर विश्व भर से अस्थमा के कारण 3,97,100 लोगों की मृत्यु हुई थी और 2015 के डेटा के अनुसार विश्व के अंदर 358 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है अस्थमा से पीड़ित होने वाले लोगों का। और इसका एक बड़ा कारण रहा है जो बढ़ता हुआ प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण के कारण जो श्वसन जो तंत्र है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इसी वजह से यह अस्थमा जैसे रोग होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी जो योगी जी की सरकार ने यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। यानी कि यूपी सरकार ने एक अध्यादेश प्रस्तुत किया है, एक अध्यादेश जारी किया है जिसका नाम है यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। इसके तहत जो कोरोना वायरस है उसके मरीज के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर संक्रमित करने से उस व्यक्ति की मौत होने पर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है, अर्थात इसे हत्या का जो अपराध माना जाएगा और इसी वजह से उसे उम्र कैद तक की सज़ा करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स पर थूकने वाले लोगों के लिए 2 साल से लेकर के 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है और इस अध्यादेश के तहत कोरोना वॉरियर्स पर हमला या बदसलूकी करने के दोषी को 6 माह से लेकर के 7 साल तक की जेल और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। कोरोना संक्रमण की महामारी से जनता को बचाने के लिए जूझ रही सरकार के सामने वित्तीय चुनौतियां भी खड़ी हैं, जिनसे निपटना आवश्यक है। और हम बात करें अध्यादेश के बारे में, तो अध्यादेश जो कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, यह यानी केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है और राज्यों में जो राज्यपाल है उनके द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत उसे यह शक्ति प्रदान की जाती है। तो जो इसके द्वारा जो जारी अध्यादेश होते हैं, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए हों, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए हों, वो उनका जो प्रभाव है, उनकी जो शक्ति है वह किसी सामान्य विधेयक के समान ही होती है। साधारण तरीके से जो पारित किया गया जो विधेयक है उसी के समान उसकी शक्ति होती है और वह उसी तरीके से कार्य करता है, यानी वह पूर्णतः कानून के रूप में कार्य करता है। लेकिन बस यह एक सीमित समय के लिए कार्य करता है, जब तक कि संसद का या जो विधानसभा का जो सत्र है वो प्रारंभ न हो जाए। उसके प्रारंभ होने के बाद भी उसे उस प्रस्ताव को संसद के अंदर या जो विधानसभा के अंदर पारित करवाना आवश्यक होता है, अन्यथा वह स्वतः ही निरस्त मान लिया जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के जो क्लास के नोट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वह है, इंडियन नेवी ने भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा की गई है। यानी भारतीय नौसेना ने जो
मालदीव के अंदर फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वह है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है।